ईवीएम की बात मत करने दो। और ईवीएम ही वो मुद्दा है जो एक अकेला मुद्दा ऐसा है कि अगर इस ईवीएम को हटा दिया जाएगा तो बीजेपी और आरएसएस की सारी चोरियां, धांधलियां, एसआईआर वाली हो, वोटों में हेराफेरी करने वाली हो, कोई भी हो, इतनी नहीं हो पाएगी, वो इतनी काफी नहीं हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार बना सके। ये एक सच्चाई है कि अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चोरी करे, बेईमानी करे, देश को लूटे, और इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी लूट तो कभी नहीं हुई है, तो विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि ये बेईमानी और चोरी किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर रोके और कान पकड़ के इन लोगों को सत्ता से उतारने की जिम्मेदारी जो बाबा साहब के संविधान ने विपक्ष के लोगों को लगाई है जनता की मदद करने की, उसमें वो पूरी तरीके से विफल है। चोर तो चोरी करेगा ही। जो आज अभिषेक बनर्जी साहब मांग रहे हैं ना, हमें सीसीटीवी फुटेज दे दो, अखिलेश जी कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दे दो। मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 90 की 90 सीटें जो कि हरियाणा की असेंबली की हैं उसके ऑर्डर्स कराए थे, और उसके जवाब में सरकार ने एक हफ्ते के अंदर पूरे देश का कानून ही बदल दिया। तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसको ईवीएम के बारे में ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से कहा जाता है कि अगर देश में 5 सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं जिनको ईवीएम के चाल चरित्र और चेहरे की, कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें बेईमानी होती है और कैसे उसमें बेईमानी कम की जा सकती है, तो देश में 5 व्यक्ति अगर होंगे तो उनमें से मैं भी एक हूं कि ईवीएम जब तक है तब तक आरएसएस और बीजेपी को कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं हरा सकता। जो मुझे भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि बंगाल में जनता ने 90% से भी ज्यादा वोट देके ईवीएम को हराने की कोशिश की है, लेकिन ईवीएम के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आरएसएस और बीजेपी ने, मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने कर ली है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, कि बंगाल की बहादुर और समझदार जनता को भी ईवीएम ने हरा दिया। वरना आरएसएस और बीजेपी की बंगाल में 25 सीटों से ज्यादा आ ही नहीं सकती थी। ये ग्राउंड रियलिटी है। ना ममता बनर्जी साहिबा यह बोल सकती हैं, ना अभिषेक बनर्जी, ना अखिलेश यादव साहब, क्योंकि किसी के अंदर ना तो उतनी पूरी समझ है इस टॉपिक की। हार के हर बार आके ईवीएम का जिक्र एक हफ्ते तक करके उसके बाद सो जाना, ये सबसे बड़ा सबूत है कि विपक्ष की पार्टियों के अंदर अब वो मादा रह ही नहीं गया है, और इसीलिए देश की जनता का विश्वास विपक्ष की पार्टीज के ऊपर से उठता जा रहा है। लोग नाराज हो रहे हैं। जैसे मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस से तो देश की जनता नफरत करती है, लेकिन विपक्ष की पार्टियों से अब नाराज होना बहुत मजबूती से देश की जनता ने शुरू कर दिया है। ये लोग इस लायक नहीं है, जनता ये कह रही है आज। तो आप कहना चाह रहे हैं विपक्ष भी जिम्मेदार है, जो आज माहौल देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका भी जिम्मेदार देना चाहिए विपक्ष भी। देखिए, आरएसएस और बीजेपी से सच्चाई तो ये है, जो असली सच्चाई है, मतलब अगर जिसको एकदम बिना मिलावट वाली सच्चाई बोला जाए, तो इस स्थिति का देश की सिर्फ और सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है। मोदी जी और अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी, वो तो देश को तोड़ने में, देश को लूट के अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देने में, और मोदी जी ने तो अब बिल्कुल साबित ही कर दिया ना वो क्या है, और आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता क्या है। अब तो किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। वो इजराइल गए, वहां इजराइल को उन्होंने फादरलैंड बोला। अब कोई भी भारतीय, मतलब मैं ये कह रहा हूं बुरे से बुरा, गंदे से गंदा भारतीय भी भारत देश के अलावा किसी और देश को अपनी फादरलैंड या मदरलैंड बोल ही नहीं सकता, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। और अगर कोई बोलेगा तो उसको कोई भी व्यक्ति बहुत बुरी दृष्टि से देखेगा। तो आपको क्या लगता है हमारे देश के लोग इतने ज्यादा मतलब इज्जत विहीन हो गए हैं कि मोदी जी को इज्जत की नजर से देखेंगे, मोदी जी से नफरत नहीं करेंगे, जबकि वो इजराइल को अपना फादरलैंड बोल रहे हैं और भारत को मदरलैंड बोल रहे हैं। तो भारत के लोग, इज्जतदार भारत के लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी से, और इसलिए और भी करते हैं कि इजराइल से तो एक खास ज्यादा नफरत अभी और भी इसलिए हो गई है कि वो इजराइल मतलब एप्स्टीन मानसिकता। आरएसएस और बीजेपी के लोग एप्स्टीन मानसिकता को पसंद करते हैं, उसको अपना फादरलैंड बता रहे हैं, इसलिए भारतीय और ज्यादा नफरत करते हैं। तो ये तो हो गई आरएसएस और बीजेपी की कहानी। विपक्ष का रोल इन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या लगाया था, क्या जिम्मेदारी लगाई थी बाबा साहब के संविधान ने विपक्ष की, कि अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चोरी करे, बेईमानी करे, देश को लूटे, और इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी लूट तो कभी नहीं हुई है,
तो विपक्ष का काम सिर्फ यह है कि ये बेईमानी और चोरी किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर रोके और कान पकड़ के इन लोगों को सत्ता से उतारने की जिम्मेदारी जो बाबा साहब के संविधान ने विपक्ष के लोगों को लगाई है जनता की मदद करने की, उसमें वो पूरी तरीके से विफल है। चोर तो चोरी करेगा ही। पुलिस को आप दोष देते हो या चोर को दोष देते हो, ये बताओ। पुलिस का काम है चोरों को रोकना। बंगाल में मतलब लूट हुई है, हाँ डकैती हुई है, लूट हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सभी कह रहे हैं। जनादेश का अपमान, मैं तो जनादेश बंगाल में, मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। मैं आपको तथ्यों के रूप से बताता हूं बात। देखिए आरएसएस के सारे लोग जो इतने होशियार हैं, आरएसएस के संगठन, उन्होंने प्रशांत किशोर जी जो है ना, उनको मुझे नहीं लगता चुनाव के बारे में कुछ भी ज्ञान है। आरएसएस ने उनको प्रोजेक्ट किया एक बहुत बड़ा चुनाव जीतने वाले व्यक्तित्व के रूप में। उनको कुछ आता जाता नहीं है, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी करके दिखाया ना सर, देखिए मैं बता रहा हूं ना करके क्या दिखाया। अहमद पटेल साहब ने मोदी जी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी से मिलकर 2014 में ईवीएम के माध्यम से मोदी जी को इतने अच्छे मार्जिन से जितवाया। ये है सच्चाई। तमिलनाडु में अभी भी तो प्रशांत किशोर को श्रेय जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, प्रशांत किशोर को श्रेय जाएगा ही ना, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अखिलेश जी को शायद स्लीपर सेल से थोड़ी सी निजात मिल गई है, उन्होंने हटा दिया। अखिलेश जी बहाना क्या ले रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जी को हटाया इसीलिए है कि प्रशांत किशोर जी ने ममता बनर्जी साहिबा का भी कांड करा दिया, नीतीश कुमार जी का भी कांड करा दिया, और ये प्रियंका गांधी जी का भी तो कांड कराया था प्रशांत किशोर शर्मा ने, इतने सारे मोटे पैसे लेने के बाद। वो आरएसएस के एजेंट है। चुनाव जिताए भी तो, अगर आप चुनाव हार भी जाए तो क्या है सर, तो तमाम चुनाव तो जिताए ना प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर शर्मा जिताया है, देखिए प्रशांत किशोर जो विजय को जिताया था, प्रशांत किशोर आरएसएस के व्यक्ति हैं। जो तमिलनाडु में हो रहा है उससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और कैसा चुनाव, ईवीएम का क्या तरीका, मैं आप मुद्दे से भटक गया। मैं आपको बता रहा था प्रशांत किशोर शर्मा हो गए, एक योगेंद्र यादव जी हो गए, वो हमारे साथ आंदोलन में आए थे ईवीएम के खिलाफ, और आप बाद में बोलने लगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हो गया ना ये दूसरा एजेंट। फिर बहुत सारे हमारे बड़े 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 वकील हैं, हर मुद्दे पे जाके सुप्रीम कोर्ट में, और हर मुद्दे पे विदाउट फेल, मतलब एक भी बार ऐसा नहीं होता वो जीत के बाहर आ जाए, हर बार हार के बाहर आते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं ममता बनर्जी बंगाल वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के लोग हैं और वहां केस हार के, और ये मुद्दा जो अभी भी थोड़ा बहुत सांस बची है उसमें वो खत्म कर देंगे। तो ये सब लोग आरएसएस के प्रोजेक्टेड लोग होते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी मोदी जी और अमित शाह जी ने एक ही लगा रखी है। किसी भी बात को कर लो, मोदी जी को बुरा भला बोल लो, कुछ बोल लो, अमित शाह जी को बोल लो, आरएसएस को बोलो, अडानी जी को बोलो, अंबानी जी को बोलो, यूसुफ लुली जी को बोलो, ईवीएम की बात मत करने दो बस, बाकी कुछ भी करो, ईवीएम की बात मत करने दो। और ईवीएम ही वो मुद्दा है जो एक अकेला मुद्दा ऐसा है कि अगर इस ईवीएम को हटा दिया जाएगा तो बीजेपी और आरएसएस की सारी चोरियां, धांधलियां, एसआईआर वाली हो, वोटों में हेराफेरी करने वाली हो, कोई भी हो, इतनी नहीं हो पाएगी, वो इतनी काफी नहीं हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार बना सके। ये एक सच्चाई है। मैं अपनी बात एक दावा और कर रहा हूं, ये तो बहुत ही साफ साफ दावा है और मेरे लिए बहुत खतरनाक दावा है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। लेकिन इसको ना एसवाई कुरैशी साहब, याद करिए वो किस टाइम में थे, 2014 के चुनाव से जस्ट पहले अहमद पटेल साहब के आदमी थे ना वो तो, और ईवीएम का बड़ा मजबूती से डिफेंस करते हैं। वो करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन? एसवाई कुरैशी साहब को हम क्या समझते हैं कि ये तो हमारे आदमी है, ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ईवीएम के बारे में एक शब्द उनसे खिलाफ बुलवा के दिखा लो, क्योंकि 2014 से लेके ये गड़बड़ी जो ईवीएम की शुरू हुई है ना, ये एसवाई कुरैशी साहब ने की थी असली। उस टाइम में गड़बड़ करके मोदी जी को जितवाने में एसवाई कुरैशी जी का भी हाथ है। ये आज तक ईवीएम के बारे में नहीं बोलेंगे और मेरे सामने कोई आने को तैयार नहीं है। लाओ अपने योगेंद्र यादव जी को और एसवाई कुरैशी जी को और जितने इनके एक्सपर्ट हैं आ जाए मेरे सामने। मैं फिर भी सामने तो क्या ही आएंगे, ये लोग आ ही नहीं सकते, बहुत बहुत मेहनत लगती है। मैं एक बात कह रहा हूं, उसका ये लोग साथ नहीं आ रहे तो जनता को तो आना चाहिए ना सर। अभी मैं वो बता रहा हूं, मैं आपको एक दावा कर रहा हूं, उससे ये सारे के सारे जितने लोग हैं ना एक्सपोज हो जाएंगे। ये सारे मिलके एसवाई कुरैशी साहब हो, प्रशांत किशोर साहब हो, योगेंद्र यादव साहब हो और आरएसएस बीजेपी की पूरी टीम और इलेक्शन कमीशन के सारे भ्रष्ट अधिकारी मिलके मेरे इस चैलेंज के बारे में, दावे के बारे में क्या बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं भारत देश में कितने चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं, किसी एक चुनाव की
एक बूथ की, एक ईवीएम के सेट का वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज दे दे हमें शुरू से लेकर आखिर तक, जिसमें चुनाव आयोग ने अपने ही कानूनों का, अपने ही प्रोटोकॉल का पालन किया हो। एक, सिर्फ एक, लाखों यूज होती हैं, सिर्फ एक का दे दें, मैं अपने आप को गलत मान लूंगा और चुनाव आयोग को और इन सारे लोगों को सही मान लूंगा कि ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। यह बात मैं कई महीने से नहीं, 1 साल से कर रहा हूं। आज तक चुनाव आयोग, योगेंद्र यादव साहब, एसवाई कुरैशी साहब, कोई साहब और कोई साहिबा, मोदी जी, अमित शाह जी, एक ईवीएम की एक एंड टू एंड वीडियोग्राफी देने को तैयार नहीं है, कानून बदलने को तैयार है। तो अब भी मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। चुनाव नहीं लड़ पा रहा सही से, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ पा रहा सही से, इसमें कौन सी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो सबको पता, जग जाहिर है। चुनाव लड़ी कहां रहा है। ममता बनर्जी साहिबा के पास तो कुछ थोड़े वर्कर थे मजबूत, उन्होंने लड़ ली, लेकिन लड़के भी क्या हुआ, बाकी कहीं तो है नहीं। डीएमके के पास थे मजबूत वर्कर, क्या फिर भी क्या कर लिया। मुद्दा नहीं समझ रहे आप, लड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। राहुल गांधी जी के पास, मैं बता रहा हूं आपको, अगर हमारी बात सुन लेते, मैं अरविंद केजरीवाल जी का भी एग्जांपल दूंगा, 200 से ज्यादा सीटें आती हैं कांग्रेस पार्टी की। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत कर ली कांग्रेस पार्टी ने, चमत्कार कर दिया कोई। जनता नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी से, कोई वोट देता ही नहीं है इनके मुट्ठी भर वर्कर्स को छोड़ के। ये बात जो आप कहते हैं बीजेपी आरएसएस नफरत, क्या आधार पर, क्या आंकड़े आपके पास इसका सर? आंकड़ा मैंने आपको बताया, आप बताओ। चलो, आप तो जैसे भी देशभक्त हो या नहीं हो, आप तो अम्बेडकरवादी हो, तो आपके बारे में तो मनुवादी कुछ भी बोल देंगे। आप अच्छे हो या बुरे हो, मेरी नजर में सबसे अच्छे आप ही हो, औरों की नजर में सबसे बुरे आप हो। आप बता दो मुझे, कोई भारतीय अगर भारत को छोड़ के किसी भी और देश को अपना फादरलैंड बोलेगा और भारत को साथ के साथ मदरलैंड भी बोलेगा, यानी कि वो पिताजी और हम माता जी, तो आप उससे नफरत करोगे नहीं करोगे? राजनीतिक ना 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 ना, होते हैं। अगर आप मुझे, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, किसी से पूछ लो जाके सवाल, उसको आप पसंद करोगे या उससे नफरत करोगे? करोगे ना। और ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के बोल चुके हैं, हम इतनी बार इस बात को उठा चुके हैं, एक बार ये भी नहीं बोला कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या मुझसे ब्लैकमेल करके बुलवा लिया, या मैंने गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, फादरलैंड का मतलब नहीं पता मुझे। ये भी तो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे। मतलब ये आरएसएस की पॉलिसी है, इजराइल फादरलैंड है। तो ऐसे लोगों से देश, हमारे देश की प्राउड अवाम, प्राउड जनता नफरत करेगी या प्यार करेगी? इससे बड़ा कौन सा एग्जांपल मिल सर, पिछले 2014 से विपक्ष ने कोई ऐसी एजेंसी से किसी से बात करी कि क्या सर्वे है, जनता की क्या राय है? कोई ऐसा आंकड़ा तो है नहीं आप लोगों के पास। मैं कोई भारतीय ऐसे व्यक्ति से नफरत करेगा नहीं करेगा, ये बता दो मुझे आप, ये बता दो, सीधी सी बात है ये। बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। ये तो एक ऐसी पुख्ता सबूत मैं आपको दे रहा हूं जिसका कोई तोड़, किसी आरएसएस वाले से पूछ लो। और जो लोग कह रहे हैं 5,000 रुपए लीटर तेल हो जाए तब भी मोदी को वोट देंगे, मैं भी वही कह रहा हूं, उनसे पूछो ना फादरलैंड क्या है तुम्हारा, सीधी बात पूछो ना। ये पैसे देके ये बातें जो बुलवाते हैं लोगों से, मुट्ठी भर लोगों से, उससे फर्क पड़ रहा है कुछ? उनसे चलो, इन्हीं लोगों से कोई शब्द बोल दिया, इंसान होता, गलती हो जाती है। हाँ, तो बता देता ना कि हाँ जी गलती हो गई मुझसे। आज भी फादरलैंड है उनका, क्योंकि वो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, बोल नहीं रहे कि नहीं नहीं मेरा फादरलैंड नहीं है, भारत ही मेरी मदरलैंड है। आज तक नहीं बोल रहे ना। इससे बात बताओ मुझे आप। गलती भी नहीं है, जानबूझ के बोला, और आरएसएस के डिसिप्लिन सिपाही हैं, गलतियां नहीं करते ये। तो गड़बड़ी हुई है, लेकिन विपक्ष अभी भी मुद्दे की बात नहीं कर रहा है पूरी तरीके से। कभी थोड़ी सी करते हैं और उसके बाद फिर वही आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हर एक विपक्ष की पार्टी के लीडरों के चारों तरफ रहकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी भी खुल के, जो मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी सभी जगह जनता का सहयोग या सब बावजूद भी चुनाव जीत रही है, वो है ईवीएम। और ईवीएम के बारे में कोई भी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी अब खुल के सामने आ ही नहीं रही है। उसकी एक ही वजह है, सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सब बड़े बड़े लीडर्स अपने जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स उनकी पार्टी में घुसे हुए हैं या प्लांट करा रखे हैं आरएसएस ने, उनके चुंगल में, उनसे डरे हुए हैं, या कोई और वजह है, उनसे गुमराह। आपको क्यों लगता है ईवीएम में गड़बड़ है? जब विपक्ष की पार्टियों को नहीं लग रहा, पूरी देश की जनता को नहीं लग रहा, तो आपको क्यों लगता है ईवीएम में गड़बड़ है? वो पहली बात यह है कि अब से 2 साल पहले ईवीएम का जो आंदोलन है, 1 दशक से भी ऊपर या 15-17 साल से चल रहा है, उससे भी ज्यादा समय से देश की जनता ने
देश के नागरिकों ने, खास तौर पे अंबेडकरवादी जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने मेरे जैसे अंबेडकरवादी की जिम्मेदारी लगाई कि आप इस बात को, मुद्दे को उठाओ। उसके बाद हमने सड़कों पे उतर के एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा किया। ये एक अलग बात है कि जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स इन विपक्षी पार्टियों में हैं, उन्होंने हमारे बहुत से सारे साथी तोड़ लिए अलग अलग तरीके से, और ईवीएम के आंदोलन को कमजोर करने की भरपूर चेष्टा की अलग अलग तरीकों से। लेकिन ईवीएम का आंदोलन फिर भी मजबूती से चल रहा है, और इन्हीं अदालतों से, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट से, इन्हीं हाई कोर्ट से, जिससे बाकी सभी लोग हारे हैं ईवीएम के केसेस, हम लोग जीत के निकले हैं, एक नहीं अनेकों बार। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश के दूसरे हाई कोर्ट हो, हमने ईवीएम की चोरी को ना सिर्फ पकड़ा है, बल्कि उसको रोकने के भी दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं। पूरे देश में अगर किसी व्यक्ति के पास चुनाव आयोग द्वारा दी हुई वीडियोग्राफी है, तो वो 2 चुनाव की है, और वो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, मैं, उसके पास है रामपुर की और फतेहपुर सीकरी की। पूरे देश में सारी विपक्ष की सब पार्टियां मिलके भी ईवीएम की वीडियोग्राफी नहीं ले पाई है। तो इसलिए मेरा थोड़ा अंबेडकरवादी होने की वजह से, जनता का एक सेवक होने की वजह से, जिस जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई है ईवीएम की इस बेईमानी को एक्सपोज करने की, और उसके अलावा ऐसा एक व्यक्ति होने की बुनियाद पे जिसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा के चुनाव के बाद 90 की 90 वीडियोग्राफी, जो आज अभिषेक बनर्जी साहब मांग रहे हैं ना, मैं सीसीटीवी फुटेज दे दो, अखिलेश जी कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दे दो, मैंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 90 की 90 सीटें जो कि हरियाणा की असेंबली की हैं, उसके ऑर्डर्स कराए थे, और उसके जवाब में सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर पूरे देश का कानून ही बदल दिया। तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसको ईवीएम के बारे में ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से कहा जाता है कि अगर देश में 5 सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं, जिनको ईवीएम के चाल चरित्र और चेहरे की, कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें बेईमानी होती है और कैसे उसमें बेईमानी कम की जा सकती है, तो देश में 5 व्यक्ति अगर होंगे तो उनमें से मैं भी एक हूं।